नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम जो है सबसे पहले हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। इसमें स्वर और व्यंजन को डिटेल में पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद वहाँ पे पढ़ेंगे। शब्द विचार पढ़ेंगे। तद्भव और तत्सम क्या होते हैं इनको अच्छे से समझेंगे और ट्रिक्स के आधार पर मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत ईजी वे में। रचना के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, जहाँ से बार बार जो है क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो संज्ञा को डिस्कस करेंगे और संज्ञा के भेद भी साथ साथ डिटेल में एनालिसिस करके समझेंगे और ट्रिक के साथ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसी के साथ आखिरी जो टॉपिक रहेगा वो सर्वनाम रहेगा और सर्वनाम के भेद रहेंगे। तो लगभग 5 टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और विद ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों के लिए याद करने के लिए आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में सबसे पहले देखिए वर्ण क्या होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि है उसको वर्ण कहते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। अगर पूछा जाए वर्णमाला क्या है, तो इन्हीं वर्णों का अगर हम एक व्यवस्थित समूह लगाते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। तो भाषा की जो ध्वनियाँ हैं, सूक्ष्म ध्वनियाँ हैं, उन्हीं को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्वर क्या होते हैं। स्वर, सबसे पहले स्वर के बारे में जान लेते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है वो स्वर कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है वो स्वर कहलाते हैं। तो हिंदी भाषा में कुल 12 स्वर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें सबसे पहले जैसे हास्य स्वर, हास्य स्वर को आप मूल स्वर भी कह सकते हैं। मूल स्वर जो है 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। तो ये मूल स्वर या हास्य स्वर इन्हें कह सकते हैं। दूसरा जो है दीर्घ स्वर है। इसमें बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा उ, बड़ा ए आई और ओ औ, ये जो हैं ये दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा एक प्लुप्त स्वर होता है। प्लुप्त स्वर जो जिनमें थोड़ा सा आवाज़ लंबी हो जाती है, यानी थोड़ा सा लंबा खींच के बोला जा सकता, जैसे ओम हो गया। ये क्या है, एक तरह से प्लुप्त स्वर का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है अगला व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन को समझ लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, यानी ये वे ध्वनियाँ हैं जो उच्चारण के लिए अन्य ध्वनि या अन्य ध्वनि बोल सकते हैं या अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन के प्रकार देखिए, व्यंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम स्पर्श व्यंजन किससे कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ और निचला होंठ जो है उच्चारण का स्पर्श करके वायु को रोकता है। तो उच्चारण के स्थान पर इनको अलग अलग 5 वर्गों में बांटा गया है। इसमें का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। पूछ लेता है इस तरह का जो कोई वर्ण दे देगा, यानी कोई आपको व्यंजन लिख के दे देगा और बोलेगा कि इसका उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए। तो क वर्ग जो है वो कंठ्य है, यानी क, ख, ग, घ, ग जो है ये कंठ्य है, यानी इनका उच्चारण जो है कंठ से होता है। और चा वर्ग जो है ये तालव्य है, क्योंकि तालव्य जो है ये तालु से जीभ टकराती है, तो इसलिए चौ, छ, जौ, झ और य जो हो गए ये तालव्य हो गया। और टा वर्ग जो हो गया ये पूरा मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य का मतलब ये है कि जीभ जो है मुड़ जाती है, मूर्धन्य, यानी ट, ठ, ड, ढ, इसमें जीभ मुड़ जाती है। और दंत जिनमें दांत को छूता है, यानी जीभ जो है दांतों को टच करती है, जैसे त, थ, द, ध और ना। आप उच्चारण के हिसाब से बोलते हुए इसको वैसे भी कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और प, फ, ब, भ इनमें देखिए आपके होंठ बंद हो रखे हैं, तो ये ओष्ठ हो गया। तो ये 5 वर्ग जो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, और इनके उच्चारण स्थान भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िए। आगे हम देखते हैं
और दूसरा जो व्यंजन का प्रकार है वो है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होता है, यानी इन व्यंजनों में श्वास का अवरोध जो है बहुत कम होता है। यानी अगर हम य बोल रहे हैं तो श्वास का अवरोध बहुत कम हो रहा है, तो य, र, ल और व इसके उदाहरण हो गए अंतस्थ व्यंजन, ये आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा जो होता है ऊष्म व्यंजन होता है, और ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं, इनको आप संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। इनके उच्चारण में विशेष रूप से क्या होता है, श्वास का घर्षण होता है, यानी जो हम श्वास यूज करते हैं बोलने में, उस श्वास का घर्षण होता है। देखिए जैसे श, श, श और ह, तो इनके उच्चारण में क्या हो रहा है, श्वास का घर्षण हो रहा है, तो इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला जो टाइप है वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त अक्षर बनते हैं, यानी जब दो व्यंजन आपस में मेल करेंगे तो उससे जो अक्षर बनेगा उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन क्या क्या है, जैसे अक्ष हो गया, तो इसमें क्या है, ये कैसे बना, क प्लस सौ, ऐसे त्र बना त और रौ से, और ज्ञ बना ज और या से, और श्र बना श और रौ से। तो ये दो व्यंजनों के एक तरह से मेल से जो बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास है, अब व्यंजनों के प्रकार जो है उच्चारण पर्यतन के आधार पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। उच्चारण पर्यतन के आधार पर अगर हम देखें व्यंजन, तो इसमें सबसे पहला जो प्रकार है स्वर तंत्री में श्वास का कंपन। जो स्वर तंत्री में अगर श्वास का कंपन हो रहा है तो इस आधार पर वर्णों के दो भेद बताए गए हैं। सबसे पहला अघोष व्यंजन और दूसरा सघोष या घोष। तो सबसे पहले जैसे अघोष को हम देखते हैं। अघोष वे व्यंजन है जिनके उच्चारण में एक तरह से कम आपको एनर्जी लगती है, यानी यूं कह सकते हैं कि अघोष व्यंजन जो है इनमें क्या होता है कि स्वर तंत्रिका कम कंपन होता है, यानी स्वर तंत्रिका कम कंपन होता है, आवाज अधिक भारी नहीं होगी। जैसे क ख हम बोलेंगे, च छ बोलेंगे, ट ठ बोलेंगे, त थ बोलेंगे, तो इनमें क्या हो रहा है, आवाज अधिक भारी नहीं हो रही है, स्वर तंत्री में कम कंपन होता है। और सघोष व्यंजन में क्या होता है कि स्वर तंत्री में ज़्यादा कंपन होता है, और ज़्यादा कंपन होता है तो आवाज़ काफ़ी भारी हो जाती है। देखिए जैसे ड हो गया, ढ हो गया, ज हो गया, य, र, ल, व, श, शौनी ह, तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, सघोष हो रहे हैं, यानी घोष हैं। तो अब ध्यान कैसे रखना है ट्रिक से, कि सभी वर्ग के तीसरा चौथा और पांचवा, यानी जैसे का वर्ग है तो पहला दूसरा उसका अघोष हो गया, और तीसरा चौथा पांचवा उसका सघोष व्यंजन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर, यानी श्वास की मात्रा, कितनी श्वास हम छोड़ते हैं, तो उसके आधार पर वर्णों के दो भेद बताए गए हैं। एक हो गया अल्प प्राण और दूसरा हो गया महाप्राण। तो यानी उच्चारण के जब हम उच्चारण करेंगे तो जिनमें श्वास कम खर्च होगी, तो श्वास का खर्च कम होगा, वो अल्प प्राण होंगे, और जिनमें श्वास ज़्यादा खर्च होगी वो महाप्राण होंगे। तो यानी अब ध्यान क्या रखना है कि सभी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, यानी अगर क वर्ग है तो पहला क, और ख को छोड़ के फिर ग, और क, ख, ग, घ और ग। तो यानी ये क्या हो गए, पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है, और इसके अलावा ये चार अलग से याद रखने हैं। ड हो गया, य, र और ल। तो यानी सभी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, इनके साथ में ये चार आपको ध्यान रखने हैं। और दूसरा जो महाप्राण होता है, इसमें श्वास ज़्यादा खर्च होती है, तो सभी वर्ग के दूसरा और चौथा, यानी क वर्ग में अगर देखें तो ख हो गया और घ हो गया, तो ये क्या हो गया, महाप्राण हो गए। तो चौथा, दूसरा और चौथा तथा श, श, श और ह, तो ये चार यहाँ ध्यान रखने आपको। तो अल्प प्राण और महाप्राण यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है तत्सम और तद्भव शब्द। अब शब्द विचार पे हम आ गए हैं, तो यहाँ पर हम तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्दों तत् प्लस सम, देख सकते हैं यहाँ पर, तत् प्लस सम के मेल से बना है, जिसका अर्थ है उनके, उसके समान, यानी संस्कृत के समान। यानी ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों को जैसे संस्कृत में थे वैसे ही अगर उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी ज्यों का त्यों संस्कृत शब्दों का हिंदी में प्रयोग करना, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, जल,
अग्नि, वृक्ष, वायु, कमल और दुग्ध आदि। तो ये हो गए तत्सम शब्द हमारा। और इसी के साथ में अगर हम देखें तद्भव शब्द क्या होंगे, तो तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी ये शब्द आए तो संस्कृत से ही थे, लेकिन इनके जैसे जैसे हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ इनका उच्चारण बदल गया है, यानी इनका रूप बदल गया है। उदाहरण देख सकते हैं जैसे आग। आग जो है संस्कृत के अग्नि का ही परिवर्तित रूप है, और ऐसे ही होंठ को देखें तो ये संस्कृत के ओष्ठ के परिवर्तित रूप हैं। आसान तरीके से समझेंगे, आपको ट्रिक के साथ आपको समझ आएगा कि कैसे पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक हमने लगाई है कि सबसे पहली जो हमारी ट्रिक है वो क्या है कि विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। तो यानी अगर हम तत्सम शब्द पहचानने हैं तो विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है। यानी अगर केशव बाला है तो ये क्या है, संस्कृत शब्द हैं, और हिंदी में केशव और बाला का प्रयोग किया जाता है। तो यानी विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है और हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। अगला देखिए, दूसरी ट्रिक जो है वो छ, यानी जिस शब्द में भी आपको अक्ष लिखा हुआ मिलेगा इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, यानी केवल संस्कृत के शब्दों में ही होता है। तो यानी अगर शिक्षा हो गया, शिक्षक हो गया, क्षत्रिय हो गया, क्षति हो गया, नक्षत्र हो गया, तो ये सारे क्या शब्द हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। इनको आप पहचान सकते हैं। ऐसे ही आप देखिए निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है, तो तत्सम छांटना है तो हमने बोला जिसमें भी ये वर्ड आएगा तो यानी क्षीण जो हो जाएगा इसमें से तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो ट्रिक है वो है री। री का प्रयोग भी केवल तत्सम शब्दों में होगा, यानी संस्कृत के शब्दों में री का प्रयोग होता है। तो जिन शब्दों में भी आपको री देखने को मिलेगी वो भी सारे तत्सम शब्द हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए श्रृंगार, श्रृंगार, सिंगार, ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया। मृतिका यानी री लगी है, मृतिका, और मिट्टी, तो ये क्या हो गया, इसका तद्भव हो गया, ये तत्सम हो गया। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं ट्रिक के द्वारा। अब उदाहरण के लिए देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। तो देखिए रिक्ष, बहन, बहु, रीछ, तो यानी जिसमें री का प्रयोग हो रहा है तो वो क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया है। अगली ट्रिक देखते हैं। अगली ट्रिक हमारे पास है कि प्राय तत्सम में व वर्ण तद्भव में ब हो जाता है, यानी व वर्ण जो है तद्भव जब बदलेगा तो वो बा हो जाता है। जैसे पूर्व, पूर्व का क्या हो गया, पूरब। विनती, विनती क्या होगी, बिनती। वारिद हो गया बादल, वर्षा हो गया बरसात। तो इस तरह से आप ट्रिक के द्वारा इनको ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। अब देखिए उपवास, अवगुण, अवतार और अमीय, तो जहाँ भी वह शब्द है वो आपके सारे तत्सम शब्द हैं। अमीय इसमें से क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगली हमारी ट्रिक जो है, पांचवी ट्रिक है, प्राय तत्सम में श वर्ण तद्भव में स हो जाता है, यानी श तद्भव में क्या हो जाता है, स हो जाता है। देखिए जैसे इद्रिस क्या हो गया, ये तत्सम शब्द है, ऐसा हो गया तद्भव शब्द। परश्वः ये तत्सम शब्द है, परस्व हो गया तद्भव शब्द। अनशन और अनशन और अंश और अंश, ये श का परिवर्तन आप देख रहे हैं। तो इससे आप जो है जो तत्सम में श, ये वाला श है, ये स में बदल जाता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप तत्सम और तद्भव को पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो ये ट्रिक हम ऐसे भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रचना के आधार पर शब्दों के भेद, यानी रचना, अभी तक जो हमने देखे वो शब्द भेद देखे, तत्सम और तद्भव, ये प्रकृति। और रचना के आधार पर अब हम शब्द विचार देखते हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहले समझ लेते हैं, शब्द अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहा जाता है। यानी रचना किससे कहेंगे, शब्द अथवा वर्णों के मेल से जब नए शब्द बनेंगे तो उसे रचना कहते हैं। और रचना के आधार पर शब्द तीन भेद माने गए हैं। तो सबसे पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो इनको समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो वर्णों के योग से बने हैं, यानी परंपरा में चले आ रहे हैं, जिन्हें खंडों में विभाजित भी नहीं किया जा सकता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी एक तरह से स्वतंत्र अवस्था में अगर इनके वर्णों को आप अलग करेंगे तो इन अलग अलग वर्णों का कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकलता। जैसे रात, रात क्या है, रात का मतलब है कि रात है, रात्रि का समय है, सुबह सुबह हो गई, ऐसे में तो इनका अर्थ है। लेकिन अगर आप इन वर्णों को अलग अलग करेंगे, र प्लस त, तो इस र का भी अलग कोई अर्थ नहीं है, त का भी अलग कोई अर्थ नहीं है। यानी रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो
क्या है, अलग अलग करने पर कोई स्पष्ट अर्थ नहीं दिखाते हैं। जैसे कमल भी हो गया, तो क और म और ल अगर अलग अलग ये कोई अर्थ नहीं देते हैं, लेकिन कमल के रूप में ये अपना एक स्पष्ट अर्थ देते हैं, तो ये शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। दूसरा देखिए, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द को कैसे ध्यान रखेंगे कि दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं और उन्हें उनके दोनों शब्दों के अलग अलग सार्थक अर्थ होते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, विद्याधन आलय, यानी विद्या हो गया शिक्षा और आलय हो गया घर, तो यानी दोनों ही शब्दों के अपने अलग अलग अर्थ हैं, तो इसलिए ये कैसे हैं, यौगिक शब्द हैं। विद्याधन आलय विद्यालय हो गया, अन्न प्लस उपयुक्त तो यह अनुपयुक्त हो गया। और ऐसे ही हिमधन आलय कर सकते हैं, हिमधन आलय तो क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। तो इस तरह से यौगिक शब्दों को आपको पहचानना आना चाहिए। अगला जो तीसरा टाइप है वो है योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द आपको इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा याद रखने के लिए। इसमें सीधे ये ध्यान रखना है कि जो यौगिक शब्द किस विशेष अर्थ का बोध होता है, यानी योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जो यौगिक तो होते हैं परंतु किसी सामान्य अर्थ नहीं बताते हैं, बल्कि उसका कुछ विशेष प्रकार का अर्थ होता है। जैसे पंकज, पंकज हम यूज करते हैं कमल के लिए। ऐसे ही गिरिधर कृष्ण के अर्थ में, दशानन रावण के अर्थ में। तो यानी ये विशेषता होती है बहुब्रीहि समास की। तो जिन शब्दों में भी आपको लगे कि ये बहुब्रीहि समास इस शब्द में है, यानी किसी तीसरे अर्थ को बता रहा है, तो वो शब्द कैसे होंगे, योग रूढ़ शब्द होंगे। जैसे पंकज कमल के लिए, तो गिरिधर हो गया कृष्ण के लिए, दशानन हो गया रावण के अर्थ में। तो इस तरह से आप जो है, राजकुमार हो गया तो राजकुमार राजा का बेटा, इस तरह से, तो वो भी क्या हो जाएंगे, आपको एक तरह से योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे, जो किसी तीसरे की विशेषता बताता हो। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा है संज्ञा। तो अब हम संज्ञा के बारे में डिटेल से जानेंगे, संज्ञा को समझेंगे, संज्ञा के प्रकारों को समझेंगे, और सामान्य रूप से जो आप परिभाषा बचपन से रटते रटाते आ रहे हैं वो देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी प्राणी, चीज, वस्तु या जिन शब्दों से भी इन चीज़ों का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद हम देख लेते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा 2 भेद जो आप प्रचलित हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। एक हो गया समूहवाचक संज्ञा, और ये चौथा हो गया समूहवाचक संज्ञा, और 5वां आपका हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। आएंगे ये इसी के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं, और अगर ओवरऑल पूछा जाए तो 5 भेद आप बता सकते हैं। अब देखिए आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देख सकते हैं, रमेश ये किसी व्यक्ति का बोध करवा रहा है, दिल्ली जो है स्थान का बोध करवा रहा है, रामायण जो है एक पुस्तक का बोध करवा रहा है, ग्रंथ का बोध करवा रहा है। तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो पूछा जाता है एग्जाम्स में, आपको शब्द दे दिया जाता है कि किस संज्ञा का उदाहरण है। अब देखिए दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों में किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध होता हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की पूरी जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें देख सकते हैं, जैसे नदी, नदी एक नदी के लिए नहीं है, नदियों की पूरी जाति का बोध करवाती है। ऐसे पुस्तक, लड़की, तो ये क्या है, किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास है जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद भी हैं, ये ध्यान रखना है। ये जो है समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद हैं। तो सबसे पहले समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक, इनको भी समझ लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा उसे कहेंगे जो शब्द किसी पूरे समूह का बोध करवाता है। जैसे कक्षा हो गया, दल हो गया, सेना हो गया, गिरोह हो गया। ये क्या करवा रहे हैं, पूरे के पूरे समूह का बोध करवा रहे हैं। अब कोई गिरोह है तो उसमें एक व्यक्ति तो होगा नहीं, बहुत सारे लोगों का गिरोह होगा। ऐसे ही सेना में बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे। ऐसे ही दूसरा जो है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी द्रव्य यानी पदार्थ का बोध करवाते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया रुई हो गया, चावल हो गया, ऊन हो गया, सोना हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आगे बढ़िए, आगे देखिए,
व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, यानी देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो, हरिश्चंद्र एक तरह से क्या है, उपाधि है इस तरह की, क्योंकि सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, तो ये कहा गया है कि देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो गया, आज भी जो है एक तरह से सत्यवादियों की कमी नहीं है, यानी हरिश्चंद्र एक क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। धन की लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं, तो जयचंद यानी जो धोखा देने वाले व्यक्ति होता है, जयचंद के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जयचंद भी क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब देखिए जैसे महात्मा जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो अब देखो महात्मा एक जाति है, महात्मा बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब महात्मा जी यहाँ पर क्या है, केवल एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, यानी महात्मा गांधी जी ने क्या किया, देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है। ऐसे ही नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, तो नेताजी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या, एक व्यक्ति यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि उन्होंने क्या किया, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो हमारा टाइप है वो है भाववाचक संज्ञा। अब जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे एकता हो गया, बुढ़ापा हो गया, दुखी हो गया, हंसी हो गया, आनंद हो गया, ये सब क्या है, भाव है या दशा है या स्थिति है या किसी का गुण है, तो उनको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है। जैसे मानव से बना मानवता, अब मानव तो एक शब्द है, मानवता क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही मित्र से मित्रता, पशु से पशुता, स्त्री से स्त्रीत्व, इंसान से इंसानियत, सुंदर से सुंदरता, ये हो गए भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। कैसे रचना होती है, जैसे मानव से मानवता हो गया, स्त्री से स्त्रीत्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी हमारा ये टॉपिक रहेगा सर्वनाम। तो सर्वनाम, जो कि हम परिभाषा हमेशा से ही पढ़ते आए हैं, सर्वनाम की परिभाषा हम पढ़ते आए हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यानी सामान्यतः हम क्या कहते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम जो है, अगर देखा जाए तो सर्वनाम के भेद हम देख लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन दे देता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजी नहीं होगा ये निज होगा, निजी भी पढ़ोगे तो कोई समस्या उसमें नहीं रहेगी, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कहाँ पर कैसे प्रयोग होता है। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए एवं किसी अन्य के लिए करता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कोई प्रयोग जो है, कोई शब्द का प्रयोग वक्ता जो है अपने लिए कर रहा है, जैसे मैं, और श्रोता के लिए कर रहा है तुम, या हम किसी अन्य के लिए कर रहा है उसे, तो इस तरह के शब्दों को हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे मैं, मुझे, हम और हमें, यानी अगर स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है तो वो उत्तम पुरुष का उदाहरण है। और मध्यम पुरुष में क्या, तू, तुम, तुम्हें और आप, यानी श्रोता के लिए प्रयोग हो रहा है। और अन्य पुरुष में किसी तीसरे के लिए, वह, उसे, उन्हें और वे। उदाहरण भी देख लीजिए। उत्तम पुरुष का उदाहरण है, मैं चुटकुला सुनाऊंगी, तो मैं आया यानी उत्तम पुरुष। तुम क्या कर रहे हो, तो तुम आया मध्यम पुरुष। वह कहाँ चला गया, तो वह आया, ये हो गया अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उदाहरण सहित हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है निश्चयवाचक सर्वनाम, और ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने, यह, ये, वह और वे, यानी इन शब्दों से क्या होता है, निकट या दूर का निश्चयात्मक बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसी जिनसे एक निश्चितता का बोध होता है कि निश्चित ही वो मेरा है। यानी कि कोई वस्तु अगर मैं बोलूँ कि यह पेन मेरा है या यह कलम मेरी है, तो वो क्या हो गया, निश्चित बोध हो रहा है कि यह कलम जो है मेरी है, तो निश्चयात्मक बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, यह मेरी पुस्तक है और वह मेरा मित्र है, वह होगा, वह मेरा मित्र है। तो ये क्या है, निश्चय है, यानी वे,
वह भी हो सकता है वे मेरे मित्र हैं। तो वो ये क्या है, निश्चित बता रहा है कि वे मेरे ही मित्र हैं, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या, कोई कुछ कहीं, ये आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। जहां भी आपको कोई कुछ कहीं यानी अनिश्चितता है, फिक्स नहीं है कि यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे कुछ खाना चाहिए, कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है, कुछ खाना चाहिए, तो कुछ एकदम फिक्स नहीं है कि कितना खाना चाहिए, क्या चाहिए, कुछ खाना चाहिए, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह अचानक कहीं चला गया, कहीं पता ही नहीं हमें कि कहाँ गया, कहीं चला गया, इसलिए वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रकार देखते हैं, निजवाचक, निजीवाचक आ रहा है, निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या, ये निज यानी पर्सनल है, ये एक तरह से स्वयं के लिए, खुद के लिए, अपने आप के लिए जो प्रयोग होता है, तो वो क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी परिभाषा देख लीजिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इस सवाल का हल अपने आप निकालो, तो क्या आया, अपने आप आया, तो क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। वह सारी बात खुद समझ जाएगा, तो खुद भी आया, तो वो क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम है। या यह कार्य स्वयं करो, तो वो भी क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और अगला जो हमारे पास है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये तो आसान है, वैसे, जो, वो, जो, सो, इस तरह का शब्दों का प्रयोग होगा, तो वो क्या हो जाएगा, जो एक दूसरे शब्द से संबंध दर्शाता हो, तो संबंधवाचक सर्वनाम। यानी जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध दर्शाया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, जैसा करोगे, जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो एक संबंध है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, तो एक संबंध है इस सर्वनाम शब्द में और इस सर्वनाम शब्द में एक संबंध है, इसलिए ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जो होना था सो हो गया, जो और सो, तो जो सो शब्द आए, तो इसलिए ये भी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आज हमारा ये आखिरी रह गया है सर्वनाम का आखिरी भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या ध्यान रखना है, क्या कौन कहाँ, तो क्या कौन कहाँ प्रश्न आएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह, इसकी एक पहचान आप देख सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया, क्या शब्द आ गया, क्या, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। इसके अलावा वह कौन है, अगर हम बोलें वह कौन है, तो ये भी क्या हो गया, कौन आ गया, तो कौन, क्या, कहाँ जब आएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। तो आज हमने जो है कंप्लीट डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किए, सारे टॉपिक मैंने आपको स्टार्ट में जो सिलेबस दिखाया था वो पूरा सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का पाठ्यक्रम ये देखिए, आज हमने पूरे के पूरे 5 टॉपिक डिस्कस किए। यहाँ पर वर्ण विचार, शब्द विचार, रचना के आधार पर शब्द भेद पढ़े, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, और सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद पढ़े। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो ऐसे ही 4-5 टॉपिक एक साथ हम कवर करेंगे, और लगभग 3 या 4 वीडियो में हम पूरा हिंदी व्याकरण कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए, अच्छा रिस्पॉन्स। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, और क्या आप अगला पार्ट इस हिंदी सीरीज़ का चाहेंगे, हिंदी व्याकरण सीरीज़ का अगला पार्ट अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।